चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव पार्ट की फर्स्ट असाइनमेंट की। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हमने क्लास में क्लियरली सुना है, इतनी सारी क्लासेस पहले अटेंड करी हमने रेगुलर सिलेबस की, फिर हमने कंपटीशन की और बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी। तो पहली काम की बात यह है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे है। देखो जब हमने स्कूल के सिलेबस में पहली बार इतने सारे फॉर्मूले देखे ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमें नए साउंड करते हैं। हमें लगता है कि इतने सारे फॉर्मूले, 10th में तो हमने एक दो फॉर्मूले करे थे। तो अब 11th में आके जब हम नए फॉर्मूले फेस करते हैं, तो जो पहला चैलेंज हम फेस करते हैं वो उन सारे फॉर्मूलों को रिटेन करना है, जो कि अब हमारे हो जाते हैं। ABCD फॉर्मूले हमने करे, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, वो किस किस तरीके से घूम घूम के हमारे सामने आ सकते हैं, वो सारे फॉर्मेट्स हमने देखे। तो उनके याद होने के बाद जो नेक्स्ट लेग है वो है ट्रिग्नोमेट्री की ऑब्जेक्टिव वाली क्लासेस। वो क्या करती हैं कि वो उन्हीं सारे फॉर्मूलों को हमें घुमा घुमा के देती हैं और साथ में उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे कैसे की बन सकती है वो हमें दिखाना शुरू करती हैं। तो अब जो मेन काम खुद करने का है वो तो खैर हमने क्लासेस में इतने सारे क्वेश्चंस बीच में भी करे, वही मेन काम है, उसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं फेस करते IIT में बच्चे। पर गड़बड़ क्या होती है कि रेगुलर सिलेबस वाला काम और जो हमने अभी करा ऑब्जेक्टिव वाली जो क्लासेस कर रहे हैं अटेंड, इतना सारा हमें 11th में फ्लो में आ जाना चाहिए। 11th में हमारे पास करने का कोई बहुत स्पेशल टास्क नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है। पर दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हमें 100% रेडी हो जाना चाहिए, तो वो जोन रखना 100%। तो जो असाइनमेंट की डिस्कशन अभी अटेंड कर रहे हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि पहले उन्होंने असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस अपने आप करें, अगर नहीं करे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पहला काम ये करना कि उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिख के देखो। जब खुद लिखते हो ना तो समझ में आता है कि कैसे फंसे, कहाँ पे ब्लॉक हुए। तो वो जो जोन है उसको कोई नहीं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब मेरे क्वेश्चन करवा देने से आपको नहीं आ सकता। वो कब आएगा? जब उस क्वेश्चन पे खुद लगोगे, टाइम स्पेंड करोगे और नोटिस करने की कोशिश करोगे कि कहाँ पे ब्लॉक हुए। तो उसको नोटिस करो, कुछ नहीं है स्पेशल, जितना दुनिया डराती है डराने दो, चुपचाप बस जो जो ये काम मिलता है वो करने की करो। तो जो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री वाले असाइनमेंट के थे अब उनको लाइन से डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या था। और ये सिंपल लेवल की असाइनमेंट थी, कहीं भी अगर फंसे हो तो उसको नोटिस करना। अब देखो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया गया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एंड सेकेंट स्क्वायर थीटा है। तो अभी डायरेक्टली हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दिखता है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या बना। अब सिंपली हमारे पास ऑप्शन क्या थी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से स्टोरी बनाने की कोशिश करें। तो मुझे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा समझ में आता है कि 1/sin स्क्वायर थीटा, सेकेंट स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ओरली मैंने इसका एलसीएम लिया, ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बना विच इज़ 1, नीचे आ गया 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से मुझे क्लियरली पैटर्न बनता नजर आया कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लूँ तो ये 4/sin स्क्वायर 2 थीटा, ये बना सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर नोटिस करो तो वो सिंपली 1/ यही सेम ही बन जाता है एक्चुअली, 4/sin स्क्वायर 2 थीटा सेम बन गया। तो अब जो sin स्क्वायर 2 थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जो sin स्क्वायर 2 थीटा है ये एक्चुअली सिंपली हमें विजिबल है कि फ्रैक्शन है। sin थीटा का आंसर -1 से 1, sin स्क्वायर 2 थीटा का आंसर 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा। तो ये जो सम बना या ये जो प्रोडक्ट बना, क्या हमें समझ में आता है कि अगर इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम, अगर जो इसका डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम अगर 1 बन सकता है, तो अगर डिनोमिनेटर को बड़े से बड़ा करोगे तो पूरा नंबर छोटे से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए जो सम और प्रोडक्ट है उसकी जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इस क्वेश्चन में थी दैट वाज 4। 4/1 करो तो 4 बनता। तो इसलिए मुझे इसके ऑप्शंस में जाके देखना था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इस बात के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है। वो हमें देख के समझ में आया कि इट वाज द सी ऑप्शन। तो कोई यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस पर्टिकुलर ऑप्शन में 5 था, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन गलत है। वहाँ पे नोटिस करो कि 2 है, तो हमें क्या चाहिए 4, तो इसलिए ए गलत है, बी गलत है, देखते ही समझ में आता। तो इसमें हल्की सी इंटेलिजेंस थी। अब देखो इस क्वेश्चन में साइन थीटा मुझे x + a/x गिवन है। तो इस क्वेश्चन को देख पाने और बोल पाने के मेरे पास कई सारे तरीके हो सकते थे। जैसे कि एक तरीका क्लियरली मुझे दिखता कि अगर मैं इसे और इसे, सुनना इस बात को,
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो दिखता है कि x और x कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे मन में कहीं ना कहीं ये थॉट आया कि मैं यहाँ पे am ग्रेटर देन gm का भी यूज़ कर सकता हूँ। एक ऑल्टरनेटिव ये आया। उससे क्या होगा मुझे भी नहीं पता अभी, मुझे क्या पता, मुझे ट्राई करना पड़ेगा, पर मुझे दिखता है कि उससे फ़ायदा हो सकता है। तो x प्लस ए अपॉन एक्स का am कितना बनता, सिंपली a प्लस बी बाई 2 करा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता, ये होता ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू ए बाई एक्स। ऑब्जेक्टिव में मैं इतना लिखता नहीं, पर चलो ये बना दी टर्म। अब ये जो x प्लस ए बाई एक्स है ये एक्चुअली क्या है, साइन थीटा। तो सिंपली जो रूट a है वो लेस देन इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 हो गया, ये बन गई टर्म। तो जो a है वो लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 हो गया। तो अगर a लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 है तो अब जो साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो जो a है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/4, इसलिए इसका ऑप्शन बना C। तो ये थी इसकी कंप्लीट स्टोरी। और ये दिस वाज एक्चुअली वन रूट ऑफ रीचिंग द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ऐसे कर सकते थे। इसी सेम क्वेश्चन में मेरे मन में एक्चुअली ये ऑल्टरनेटिव भी अगर आता, अगर मान लो यहाँ पे am ग्रेटर देन gm वाली स्टोरी ना लगती होती, तो इसी सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सोच सकता था कि मैं यहाँ पे मान लो एलसीएम लेके ये क्वाड्रेटिक बना लेता, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस a इक्वल टू 0, ये बना क्वाड्रेटिक। तो फॉर x टू बी रियल, अब यहाँ पे x हमें गिवन है कि रियल नंबर है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहाँ से सेम हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, सेम बन गई ये वाली स्टोरी। तो देखो अब इसी सेम क्वेश्चन में अगर किसी ने इस अप्रोच पे भी अगर सोचा तो बिल्कुल सही है। पर पता है मेन काम क्या है, मेन टास्क इज नॉट कि हमने इस क्वेश्चन की डिस्कशन देख ली। मेन काम ये है कि हमारा सोच पाने का जो फ्लो है वो राइट बनता जाए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमें समझ में आए कि हाँ हम ऐसे सोच सकते हैं। तो इट इज़ नथिंग वेरी डिफरेंट। अब देखो इसमें मुझे इस क्वेश्चन में मुझे साफ साफ समझ में आता कि a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा मुझे आता है, सिंपली उसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम और माइनस रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे टर्म में कंफ्यूज करा। तो हम लोग डी टाइम हम लोग कंफ्यूज होते नहीं, हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, ये आ गया 5 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3, एक्सपैंड कर दिया फॉर्मूला डायरेक्टली कॉस a प्लस बी, तो आ गया कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3 विच इज़ रूट 3/2 प्लस 3 को अलग से साइड में रखो। तो ये कॉस थीटा के साथ फाइनली क्या बन गया, 5 प्लस 3/2 विच इज़ 13/2 और साइन थीटा के साथ माइनस 3 रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 3 अलग से। तो अब इसमें केवल इतने को नोटिस करो, इतने को नोटिस करो, जो इतना पार्ट है वो हमें विजिबल है कि वो a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बन गया, b को माइनस ले लो तो भी कोई फर्क नहीं। तो इसकी जो इतनी टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती थी वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनती, वो होगी 169/4 प्लस 29 3 27/4 इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो दैट वुड बी 189 and 7 196/4। सो दैट वुड बी सिंपली 14 का स्क्वायर हो गया 196, 14/2 विच इज 7। तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनी दिस इज 7 प्लस 3 विच इज 10 और मिनिमम बनी -3 प्लस 7 विच इज -4। तो ऑप्शन बन गया डी, -4 से लेके 10 तक। तो ये इसका एक वर्जन है। इसमें एग्जामिनर हमें और भी तरीकों से यहाँ पे हमें ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे हमने क्लासेस में करे। तो वो आते रहेंगे, असाइनमेंट्स में आते रहेंगे, हमने इसी को याद नहीं करना था, ये वाला हमने करा हुआ है। पर चलो देखो, मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पता है कि 1 होता है। तो अगर मैं सोचूं कि ये a है और अगर ये b है, तो मुझे a³ प्लस b³ को सिंप्लीफाई करना है और मुझे a प्लस b आता है। तो मैं a³ प्लस b³ को लिख सकता था a प्लस b का होल क्यूब विच इज़ 1 इन दिस केस माइनस 3ab इंटू a प्लस b, वो 1 ही है। तो ये बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x।
तो ये बन गया साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x विच इज़ 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर 2x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इस पूरी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी 1। 1 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो जितना कम माइनस करेंगे उतना जो आंसर होगा वो बड़ा आएगा। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन पाई दैट इज़ 1। मिनिमम कैसे बनाओगे? सिंपली इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो दैट इज़ 1। तो बन गया 1 माइनस 3/4 दैट इज़ 1/4। तो इसका ऑप्शन बन गया 1/4 से लेके 1 तक विच इज़ द ए ऑप्शन। तो इसको सोचते ऐसे, ये भी अब इसके पैटर्न को नोटिस करो। हमें गिवन है कि साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 ए है। तो अब इसमें मैंने ऑप्शंस को देखा कि वो बार बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने की करी। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में बोला गया है, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना। हमने इसके ऑप्शंस को देखा और ऑप्शन को देखते ही पकड़ा कि इसमें वो क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें 4 की 4 ऑप्शंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बात कर रही है, तो हमने स्क्वायर करके ऐड करा। वैसे भी दिखता था कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 वो भी 1 हो गया। माइनस प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना चाहिए, तो इसलिए मैंने स्टेप नहीं लिखा, वो लिखना भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखना। ये बनी टर्म। अब ये जो पूरी टर्म है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 अगर अपना पूरा जोर लगा ले तो वो क्या हो जाता? मैक्सिमम 1 हो जाता। तो 1 का डबल 2 प्लस ये 4, तो हमें दिखता है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो पक्का लेस देन इक्वल टू 4 होगा। इन दिस केस जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो कभी 4 मैक्सिमम वो 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 1 हो जाएगा मैक्सिमम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा अदरवाइज लेस देन इक्वल टू 4 होगा। हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन कर सकते थे। इन दिस केस वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, खैर वो वैसे ही होती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चलो, अब इसमें भी हमें क्या सोचना, क्या बोलना चाहिए था। हमें गिवन है कि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर 2 वैल्यूज लाइंग इन 0 से 2 पाई फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। देन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज बाई tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2। तो इस क्वेश्चन में मेरे मन में ये आता कि एग्जामिनर थीटा बाई 2 में हमें लेके जाना चाहते हैं, उसके भी मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या 1 सेकंड में क्लिक करता है कि अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूं tan थीटा बाई 2 की, 2 tan थीटा बाई 2 अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बराबर हो गया लैम्डा के। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बन गई। इस लैम्डा को मैं नीचे ले आऊँगा तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ उसको भी अगर उधर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 2 tan थीटा बाई 2 इंटू लैम्डा, ये बराबर आ गया 0 के। तो ये बनी क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बाई 2। तो अब tan थीटा बाई 2 में अगर क्वाड्रेटिक अगर बनी तो उस क्वाड्रेटिक में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है? c बाय a। तो इसके इसमें जो c है दिस इज -1, जो a है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज 1। तो सिंपली -1 अपॉन 1 कितना हो गया? -1। वही इसका ऑप्शन था। तो इट वॉज अगेन वेरी सिंपल, पर इसको बोलते हैं ऐसे। अब देखो इस केस में भी जो लॉजिक है उसको नोटिस करना। इस वाले की टर्म में कुछ मिसिंग है तो इसको अभी साइड में रखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें गिवन था कि साइन क्यूब x इंटू साइन 3x, अगर ये, देखो इसका फॉर्मेट को नोटिस करना, इंटू साइन 3x अगर ये बराबर है कोई समेशन बनाया जिसमें a r है और cos r x है, मतलब cos के मल्टीपल एंगल्स हैं। तो अब मुझसे पूछा गया कि यहाँ पे n क्या होगा? r। यहाँ पे जो n है वो क्या है? जो cos की मैक्सिमम जो मल्टीपल एंगल के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। तो एक्चुअली सोचो तो काम क्या हुआ कि मुझे इस टर्म को कन्वर्ट करना है एक तरह से cos के मल्टीपल वाली सीरीज़ के फॉर्म में। तो अब मैं कैसे करूँ? तो पहले मेरे मन में क्लियरली थॉट आया कि इस साइन क्यूब एक्स को ठीक करो। साइन क्यूब एक्स हम लोग कहाँ से ब्रेक करते थे? साइन 3x से। तो डायरेक्टली हमें क्लियरिटी है कि साइन 3x था 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, वहाँ से हम लोगों ने साइन क्यूब एक्स निकाल लिया।
वो आ गया 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख लेते हैं इंटू साइन 3x। तो ये हमने इसके LHS को ऐसे बना लिया। उसके बाद सिंपल है, ये आ गया 3 sin x इंटू साइन 3x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 3x। अब नोटिस करना, जो साइन स्क्वायर ऑफ 3x है हमें क्लैरिटी है वो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 6x/2 हो जाएगा, डबल एंगल वाला फॉर्मूला। और जो यहाँ पे जो साइन x साइन 3x है बाय 4 बाहर है, उसकी हमें टेंशन नहीं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 sin a sin b बन गया, विच इज़ कॉस a माइनस b, वो बन गया कॉस 2x माइनस कॉस a प्लस b, वो बन गया कॉस 4x। तो यहाँ पे जो कॉस का जो मैक्सिमम एंगल बना वो आगे मैं सॉल्व नहीं करता, वो मुझे दिखता है कि कॉस 6x है। तो इस रीज़न से जो n बना वो कितना बना 6। इसी क्वेश्चन में वो हमसे कांस्टेंट भी पूछ सकते थे, कुछ और भी स्पेसिफिक पूछ सकते थे, पर इस क्वेश्चन में एंटर करने का तरीका ऐसे होता। अब देखो हमें फॉर्मूले पता थे, तो उन्हीं नोन फॉर्मूले पे उन्होंने हमें कैसे ब्लॉक करा इसको नोटिस करना। अब नेक्स्ट देखो, ये हमने क्लास में भी करा हुआ है, ये अब हम लोग के लिए सिंपल क्वेश्चन था। हमें क्लैरिटी है, ये √3 अपॉन एलसीएम लेके इसको कॉस को सीकेंड को लिख लिया 1 अपॉन साइन और सीकेंड को लिख लिया 1 अपॉन कॉस। तो एलसीएम लेके बन गया √3 को कॉस 20 डिग्रीज माइनस साइन 20 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय सिंपली साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से ऊपर हम लोगों ने सिंपली इसको 2 से नीचे डिवाइड करा, ऐसे कह लो, और यहाँ पे ऊपर 2 एक मल्टीप्लाई हो गया। अब साथ में हमें इसके लिए भी 2 चाहिए, तो एक 2 और साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, तो बन गया 4 टाइम्स ऑफ √3/2 कॉस 20 माइनस 1/2 साइन 20। तो ये बन गया साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, विच इज साइन 60 माइनस 20 विच इज साइन 40 डिग्री। और नीचे भी साइन 40 डिग्री है, तो ऊपर नीचे हो गए कैंसिल और आंसर आ गया 4। ये था इसका लॉजिक, बी ऑप्शन बन गया। तो अब इसमें लगे वही सारे फॉर्मूले जो हम जानते हैं, पर उसकी एप्लीकेशन हम कैसे करें वही मेन अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें भी हमें क्लैरिटी है कि मुझे किसी तरीके से tan 40 tan 10 इनको आपस में कनेक्शन साइन का बनाना था। तो अब सबसे पहला काम ये था कि इनको आपस में कनेक्ट कैसे करें। ऑप्शंस में क्या क्या है, cot 50 है विच इज़ tan 40, cot 40 डिग्रीज है विच इज़ एक्चुअली tan 50 डिग्री, cot 40 हमें क्लैरिटी tan 50 डिग्री है। तो अब यहाँ पे हम इसमें एंटर कैसे करें, दिस वॉज द मेन स्टोरी। अब इसमें हमें दिखा कि जो ऑप्शंस में tan 50 cot 50 डिग्रीज विच इज़ tan 40, ये tan 50 डिग्री। तो यहाँ पे नोटिस करो कि हमने स्कूल की कॉपी में अपने रेगुलर सिलेबस में ये फॉर्मेट करा हुआ है। इसको अगर मान लो मैं लिख लेता tan 40 प्लस 10। क्यों करूँ, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा ही ये गया कि इनके बीच में कनेक्शन बनाओ। देखो मैंने क्लास में कई बार बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता, हमें कुछ दिया जाता है और कुछ प्रूव करने को कहा गया होता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वहाँ पे पहुँचने को कहा गया होता है। तो हमने वो कनेक्शन बनाना होता है कि जो पूछा गया वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो अब यहाँ पे दिखा कि tan 50 tan 40 tan 10 की आपस में कहानी है, तो इसको ब्रेक कर लिया हमने, tan 40 प्लस tan 10, ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं लगा रहा, टाइम बचा लिया मैंने, तो 1 माइनस tan 40 tan 10। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर फेंका तो एक तो टर्म बन गई tan 50, एक बन गई tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 10। अब जो tan 50 है वो हमें क्लैरिटी है कि वो cot 40 है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते, तो tan 50 माइनस tan 10 बच जाता, जैसे हमने कई बार करा होता है। तो क्या दिखता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस tan 10 को उस तरफ ले जाओ, तो tan 40 प्लस tan 10 बराबर आ गया tan 50 के विच इज़ cot 40 डिग्रीज। तो ये सिंपल था, पर बस रिकॉल करना था कि इसको ऐसे करें। ये भी हमने क्लास में करा हुआ है, इसको भी हमें इजीली डील करना चाहिए था। इसको कैसे करा दैट वाज टोटली अप टू यू कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से ब्रेक करने की करी। जैसे अब यहाँ पे नोटिस करो तो ये tan 20 डिग्रीज था इनटू सिंपली क्या था tan 80 डिग्री विच इज tan 60 प्लस 20 इनटू tan cot 50 डिग्रीज विच इज tan 40 डिग्रीज। तो दिस इज tan 60 माइनस 20। ये फॉर्मेट देखो मैंने याद कराया है क्लास में, ये tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा बन गया।
ये हमें क्लियरली याद रहता है कि tan थीटा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, एक सेकेंड में नोटिस करो वो बन जाता है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके। थीटा मैं किसको बोल रहा हूँ, 20 डिग्रीज को, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होके ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज tan 3 थीटा। दिस इज व्हाट tan 3 थीटा, और थीटा कितना है 20 डिग्री, तो बन गया tan 60 डिग्रीज विच इज √3। ए इसका ऑप्शन है। तो इसको अगर किसी और तरीके से करा, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की करी, तो गलत वो भी नहीं है, उससे भी हो जाता, पर इससे तेज हो गया। इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री। अब इसमें वापस चलो, तो जो tan 89 डिग्री है वो हमें क्लैरिटी है कि वो एक्चुअली cot 1 डिग्री है, तो tan 89 डिग्री और tan 1 डिग्री कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही tan 88 डिग्री और tan 2 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाते, बस बीच में ये एक tan 45 डिग्री बचता और वो वैसे ही 1 है। उसका आंसर क्या बन गया, 1। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि टर्म्स मल्टीप्लाई, अब की बार सम नहीं हो रहा उनका, वो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं सारी। तो अगर इस रीजन से इस क्वेश्चन में फंसे तो इस बात को याद रखना, ये पाई नहीं बना हुआ था, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही थी। ये हमने कई बार करा हुआ है, ये मैं नहीं करवा रहा, तो ये क्वेश्चन हमने कई बार करा हुआ है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना जानते हैं। क्या करोगे, दो तरीके थे, पर देखो वही क्वेश्चंस हैं जो हमने करे हुए हैं। इसको अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी को ब्रेक करना है, इसको मुझे ब्रेक करना था। तो अब इसमें दो रूट थे। एक क्लियर रूट क्या था कि मैं इसको ले जाऊं डायरेक्टली कॉस वाले टर्म में, इसको डबल एंगल में ले जाऊं, या फिर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना के कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला अप्लाई करूं। तो दोनों तरीके वैलिड थे। या तो उसको सिंपली इसका डबल कर दिया, वो आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 4π/3 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 8π/3 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको भी चलो लिख लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब इन दोनों में CD फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। पर दिस वॉज वेरी सिंपल और ये होना चाहिए था। इसमें इस क्वेश्चन में टर्म मिस हो गई है, ये यहाँ पे कटी हुई है, पर टर्म क्या थी कि हमने tan थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इंटू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 बनाना था, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा था कि cos थीटा 1 बाई cos थीटा 2 ये बराबर है 2 के। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंट डिविडेंड दो, डायरेक्टली आंसर आ जाता। तो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल, प्रैक्टिस के लिए दिया था। इसमें कहा गया कि साइन ऑफ cos x की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम बोली गई है। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। साइन का बिहेवियर नोटिस करो। साइन जो है उसका ग्राफ ऐसा होता है, हमने करा हुआ साइन का ग्राफ, बड़े काम की बात है, इसको ध्यान में रखना। साइन का ग्राफ होता है बिल्कुल ऐसा, ये क्या है -π/2, ये क्या है π/2। तो साइन का जो आंसर है वो मैक्सिमम π/2 पे आता है 1 और मिनिमम -π/2 पे आता है -1। तो यहाँ पे उसके बीच में कोई भी एंगल लोगे तो ये -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा। अब नोटिस करो कि जो cos x है, इस केस में साइन वाली मशीन के अंदर जो एंगल जा रहा है उस एंगल का नाम cos x है। तो जो cos x जो एंगल है वो खुद बेचारा, वो खुद ही एक फ्रैक्शन है। तो ये जो cos x जो ये एंगल है, ये मैक्सिमम बड़े से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 अगर नोटिस करो π/2 कितना होता है, π/2 होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 यहाँ पे कहीं है, ये रहा 1। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है, जो मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ cos x की बन सकती है, वो कब बनती, जब cos x जो होता वो 1 हो जाता, और उस मोमेंट पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू बनती कितनी, sin 1। ऐसे ही अगर इसकी मिनिमम वैल्यू वो पूछते तो वो बन जाती साइन ऑफ -1 विच इज -sin 1। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैच कर जाती। चलो अब इसी सेम क्वेश्चन में सेम जगह पे अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos x पूछने की बजाय अगर उन्होंने cos ऑफ cos x बोला होता, तो अब जरा cos x का ग्राफ सोचो, वो ऐसा होता है, ये 0, ये π/2 और ये -π/2। तो
अब cos x के ग्राफ में जो cos के अंदर जो एंगल जा रहा है वो भी cos x है। ये जो cos x है ये मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 और मिनिमम कितना हो सकता है -1। तो इस वाले cos के अंदर जो एंगल जा रहा है वो एंगल -1 से 1 तक वैरी कर रहा है। -1 यहाँ कहीं 1 यहाँ कहीं। तो इतने इंटरवल में cos का जो ग्राफ है वो कैसा है ऐसा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या बनती वो बनती 1 और मिनिमम कितनी बनती। देखो ये ग्राफ सबसे कम कहाँ पे हो रहा है 1 पे कितना हो रहा है cos 1 -1 पे भी सेम cos 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनती वो बनती 1, जो मिनिमम वैल्यू बनती वो बनती cos 1। देखो बड़े काम की बात है। इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों -sin1 से sin1 आ गए। इस केस में मैक्सिमम जो आता वो आता 1 और जो मिनिमम आता वो आता cos 1। और इंटरेस्टिंग है हमारी ग्राफ्स की ऑब्जर्वेशन को ये पहले से कहीं आगे लेके जा रहा है। तो इसको सुनो, पहली बार में अगर नया भी साउंड करता है तो भी क्या हुआ, हमें कभी ना कभी तो सुनना है ना इस लाइन को भी। चलो अब ये सिंपल था और ये हुआ भी होगा आई एम श्योर। हमें tan थीटा दिया कि √n है तो हमसे secant 2 थीटा पूछ लिया। secant 2 थीटा कितना होता है cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल। तो secant 2 थीटा कितना हो गया, दैट वुड बी 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल ईजी था। tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया n, तो ये बन गया 1 + n अपॉन 1 - n, ये बन गया। तो इट वुड बी व्हाट, सिंपली 1 - n वुड बी नेगेटिव। इसका आंसर ये बन गया रैशनल नंबर बनेगा भी नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि 1 - n कैसा बनेगा नेगेटिव, पर इंटीजर हर बार नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें नेगेटिव इंटीजर मार्क नहीं करना चाहिए था, इसका ऑप्शन ए बनता। ये हमने क्लास में भी करा हुआ है, डुएबल था। मतलब इसमें कहानी क्या आती है cos y है। इसमें क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे 1 - cos x अपॉन 1 + cos x कॉम्पोनेंट डिविडेंडो हमने अप्लाई करा ऑन बोथ साइड्स, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। इट वॉज सिंपल। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपली अप्लाई कॉम्पोनेंट डिविडेंडो ऑन बोथ साइड्स, तो डायरेक्टली उससे अपने काम की टर्म डेवलप हो जाती है और सिंपल था। अब इस क्वेश्चन का सेंस नोटिस करो कि हमें उन्होंने अब की बार एंगल में यहाँ पे फंसाने की करी। उन्होंने हमें यहाँ पे एंगल की कोई टर्म दी, डायरेक्टली देख के हमें समझ नहीं आ रही, तो इसको नोटिस करना। ये क्या है 4 cos स्क्वायर π/4 - x/2। इसको कुछ नहीं कहते शुरू में, सारी गेम यहाँ पे प्ले होनी थी। ये क्या है 4 sin की पावर 4x और sin स्क्वायर 2x। sin स्क्वायर 2x क्या हो गया 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, विच इज 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। एंगल कहाँ पे है पाई से 3π/2। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से 4 sin स्क्वायर x हमें दिखता था कि बाहर कॉमन आता था, हमने 4 sin स्क्वायर x बाहर कॉमन ले लिया, अंदर sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बचा विच इज 1। तो जब उसका मॉडुलस हटाएंगे तो हमें क्लियरिटी है कि वो 2 sin -x बनेगा, मतलब -sin x आएगा यहाँ पे। तो जो अकेली इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़ पाने की थी। देखो ये बन गया -2 sin x, ये 4 cos स्क्वायर π/4 - x/2 है। तो अब मैं इसको इसके बाद कैसे कनेक्ट करूँ, तो बहुत तरीके थे। मेरे मन में इसको देख के आया कि मैं इस sin x को पढ़ लेता हूँ cos π/2 - x। क्यों करूँ मैं ऐसे, क्योंकि मुझे दिखता है कि इस π/2 - x का जो हाफ एंगल है वो ये है, और जो cos 2 थीटा है उसको हम पढ़ सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1। तो इसको पढ़ सकते थे 2 cos स्क्वायर यही वाली टर्म -1। जैसे इसको ये पढ़ा, में दिखता है कि ये -2 और 2 मल्टीप्लाई होके ये टर्म तो हो जाती कैंसिल, साथ में क्या आ जाता, वो आ गया -2 इंटू -1 विच इज 2 आंसर बनता है इसका बी ऑप्शन। तो इसको कैसे डील करा, दैट वाज द प्ले। इसी क्वेश्चन में अगर मेरे सामने ये अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता तो मेरे मन में ये थॉट भी आता कि इसमें स्कीम लगाओ। क्या स्कीम लगाओ कि पाई से 3π/2 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो आंसर सेम आएगा ना। तो कोई भी एंगल डाल दो, पाई से 3π/2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लो। कितना ले लेते हैं, चलो 180 होता है ना, 180 के आगे लेना है तो मैं 240 डिग्रीज डाल देता है यहाँ पे। 240 डिग्री डाला तो उससे उसको डाल के यहाँ पे देख लिया कि आंसर क्या बन रहा है। जो बन रहा है उसको मार्क कर दो, फिर तो टेंशन ही नहीं थी। पर डुएबल था,
ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था और अब देखो, अब इसका फॉर्मेट अब हम जानते थे। ये क्या बना, a sin x प्लस b के साथ हमें दिख रहा है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। वो कितना बन गया, सिंपली cos a, वो आ गया 2 cos a 2 cos x cos थीटा। ये कितना है, d। तो हमसे cos थीटा की यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई। तो हमें दिखता है कि ये sin x के साथ a है और cos x के साथ सिंपली 2b cos थीटा है, ये बराबर है d के। तो अब बिल्कुल हमारे मैक्सिमम मिनिमम के लॉजिक से जो d होता, जो d है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाता, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इसी का स्क्वायर रूट होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी स्क्वायरिंग कर लो। तो वहाँ से डी स्क्वायर आ गया लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो सिंपली वो नीचे 2b आ गया का मॉडुलस। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बन गया। देखो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये इसका कंप्लीट सेंस बनता थ्रू दिस लॉजिक। करा हमने कैसे, देखो देखने में उन्होंने शुरू में क्वेश्चन ऐसा दिया कि हमें लैंग्वेज बिल्कुल न्यू साउंड करे। हमें इस क्वेश्चन में जैसे मैंने ये स्टेप करा, ये देखते ही मुझे देखा कि ये तो a cos x प्लस b sin x वाला फॉर्मेट बना हुआ है। तो मैं डी में एंटर करने के लिए मेरे मन में आया कि वहाँ से बना के देखते हैं। तो क्लियरली वही बिल्कुल हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल राइट अप्रोच में चलते गए। तो इसका बेसिस बना कहाँ से, रेगुलर सिलेबस से, जो हमने स्कूल की कॉपी में सुना है। उसी को उन्होंने अलग तरीके से ट्विस्ट करके हमारे सामने वो लेके आए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ये क्वेश्चन नहीं करा हुआ, वही गड़बड़ है। हमें आईआईटी में करा हुआ क्वेश्चन नहीं चाहिए, वो जो नया क्वेश्चन भी डालेंगे वो हमारा हो, उसके लिए हम अभी रेडी हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस बात को ध्यान में रखना, सारी कहानी का बेसिस ये है। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है और ये 10th का क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो साइन एक्स बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें गिवन है। अब इसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल लो, तो बन जाता है साइन की पावर 6x प्लस 3 टाइम्स साइन की पावर 5x। ये सिंपली परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ये साइन की पावर 4x प्लस साइन क्यूब x, ये बन गया टर्म। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है साइन एक्स के। अब इसमें से अगर मैं सिंपली नोटिस करूँ तो ये साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब है, ए क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, अगर मैं मान लो इसको लिख दूँ, और अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अगर बना दूँ, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बना हुआ है, विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स हमें पहले से दिया गया है कि 1 है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 इसका आंसर है। और ये हमने करा हुआ था, तो ये हो जाना चाहिए था। इसका भी अब देखो सेंस बिल्कुल इन सारे क्वेश्चंस का ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओ वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि जो अंडरलाइंग सेंस है वो सेम है। अब देखो ये भी हमने करा हुआ है, ये हमें याद होना चाहिए। इस फॉर्मेट को देखो, मैंने क्लियरली क्लास में भी कई बार बोला था कि ये पॉइंट हमें पता होता है। 1 प्लस साइन 2x कितना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरी कॉपी में एग्जैक्टली 1 सेकंड के अंदर ये टर्म बनी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो हम कर देंगे। इसको ऊपर नीचे अगर मान लो कि अब मैं डिवाइड कर दूं, कॉस एक्स से डिवाइड करा, तो ये 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन एक्स बना, विच इज टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर बन गया। ये एक्चुअली टैन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बना। तो टैन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स कॉट स्क्वायर कितने के बराबर होगा, बस हमने ये जज करना था। तो हमें क्या साफ साफ दिखता है कि प्लस चाहिए, एक्स में भी प्लस का चाहिए। देखो कहने को मैं यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस करता तो ये कॉट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बन जाता। तो ये मुझे नहीं बनाना था। जो बच्चा बड़ी क्लोज गलती करता है इस क्वेश्चन में, उसका आंसर ए मार्क करता। तो उससे गलती क्या होती कि वो ये भूल जाता कि हमने इसको जिस कॉट में कन्वर्ट करना है उसमें यहाँ पे प्लस एक्स है। तो हमने क्या यहाँ पे इंटरेस्टिंग गेम खेलनी थी इन द लास्ट मिनट। तो टैन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स को हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉट स्क्वायर ऑफ सिंपली पाई बाय 2, देखो टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा
माइनस सिंपली tan पाई बाय 2 प्लस थीटा भी तो हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। तो यहाँ पे जब सिंपली इसको tan स्क्वायर पाई बाय, यहाँ पे इसको इसमें सिंपली पाई बाय 2 ऐड करा तो वो 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स बन जाता। मतलब पाई बाय 2 ऐड कर लिया, पाई बाय 2 माइनस एक्स करने की बजाय पाई बाय 2 प्लस एक्स कर लिया, तो हमारा आंसर सेम ही बनना था। उसी का हमने यहाँ पे बेनिफिट ले लिया। जो बड़ी क्लोज गलती करता, क्योंकि आई नो वो ए मार्क करता, ए नहीं करना था। क्यों? क्योंकि उससे यहाँ पे फिर माइनस बन जाता, माइनस एक्स आता, हमें प्लस चाहिए था। ये मैंने कई बार कराया है, तो ये होना चाहिए था और ये काम का है, क्योंकि ये वैसे कभी ये क्वेश्चन कभी आया हुआ है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो पर हमने कई बार करा हुआ है, तो अभी हमारे से फ्लो में बनना चाहिए। पर ये अभी भी मैं कह रहा हूँ काम का है। इसमें काम का क्या था, चलो मैं लिख दूँ। अगर cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई ये बराबर है माइनस कॉस जेड प्लस टी। या देखो मेरा मेन टारगेट क्या था कि इसको कन्वर्ट करना मैंने tan में, तो क्या करते, ये सिंपली बन गया माइनस कॉस जेड प्लस टी अपॉन कॉस जेड माइनस टी। अब एक तरीका बोलने का ये था कि अब यहाँ पे अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अदरवाइज इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो और ऊपर नीचे इसको डिवाइड करा दो सिंपली cos x cos y से इस लेफ्ट हैंड साइड पे और cos z cos t से राइट हैंड साइड पे। क्यों करो ऐसा? क्योंकि हमने tan में लेके जाना था क्वेश्चन को, तो जैसे वो लेके जाते पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट हो जाता और आंसर बनता। ये वैसे स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है, पर चलो मतलब हमने करा हुआ इसलिए इस पर बहुत नहीं टाइम लगाया। ये भी मैंने कई बार क्लियरली सिखाया हुआ है। अब इसमें देखो मुझे tan में जाना है, tan के भी हाफ एंगल में, तो मैं इसको सिंपली इसमें tan में क्वाड्रेटिक बना लेता। 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b के साथ 2 टैन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बराबर है c के। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वो क्वाड्रेटिक बन गई c में, मतलब टैन एक्स बाई 2 में क्वाड्रेटिक। टैन एक्स बाई 2 को मैं ना लैम्डा लिख लेता हूँ कि देखने में समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया c। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ ऑन दिस साइड, तो बन गया c प्लस सिंपली c लैम्डा स्क्वायर, ये बराबर है a माइनस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा के, ये बनी क्वाड्रेटिक। तो मेरे पास क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर के साथ क्या आ गया, सिंपली c प्लस a माइनस 2b लैम्डा प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मुझे tan x1 प्लस x2 बाई 2 निकालना है। वो हमें क्लियरिटी है कि tan x1 बाई 2 प्लस tan x2 बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x1 बाई 2 इंटू tan x2 बाई 2 होता। अब tan x1 बाई 2 प्लस tan x2 बाई 2 मुझे आता है यहाँ से, विच इज 2b अपॉन c प्लस a, और tan x1 बाई 2 अपॉन tan x2 बाई 2 भी हमें आता है, विच इज c माइनस a अपॉन c प्लस a। तो बस यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ हमने लिख देनी थी और हमारे मार्क्स आ जाते हैं। तो इसका सेंस हमें एग्जैक्टली ऐसे आना चाहिए। स्कूल के एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो हमें इस लेवल पे भी क्वेश्चन ना डालें बोर्ड्स में, पर हमें फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमें ये हमारा काम इतना फ्लो में बना होना चाहिए और सिंपल है, ये सेम ही है। अब इसकी देखो, अगर यहाँ पे मेरे मन में इन क्वेश्चंस में ये थॉट बनता है और वो बना होना चाहिए। देखो 27 क्या है, 3 की पावर 3 cos x प्लस 3 की पावर 4 sin x। इसको देख के मन में आता है कि अगर दिस बाय अगर सिंपली बाय 2 अगर कर दिया जाए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाता है, सिंपली एम ग्रेटर देन जी एम मैंने अप्लाई करा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे दिखता है कि दोनों में जो पावर में टर्म आती वो 3 की पावर होती। तो बन गया 3 की पावर 3 cos x प्लस 4 sin x, ये बन जाती ना। अब जो ये 3 cos x प्लस 4 sin x है, ये जो है ये सबसे कम कितनी हो सकती है, तो 3 cos x प्लस 4 sin x अगर सबसे कम होती तो कितनी होती, -5। नोटिस करो a cos x प्लस b sin x, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर -5 का स्क्वायर रूट तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये टर्म की जो मिनिमम वैल्यू बनी वो 2 इंटू सिंपली 1/3 की पावर 5 का स्क्वायर रूट हो गई। ये अपना आंसर है डायरेक्टली। 3 की पावर 5 कितना हो गया, 3 की पावर 4, वो टर्म बाहर निकाल लो, डायरेक्टली उससे आंसर बन जाता। पर जो कंप्लीट सेंस था वो ये थॉट प्रोसेस था और इंटरेस्टिंग था।
क्योंकि ए एम ग्रेटर देन जी एम का इन्वॉल्वमेंट हमने अभी बहुत बार नहीं करा होता, ये सिंपल था, ये वाला ईजिली होना चाहिए था, तो इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं करता। कॉस स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर देते, उससे डायरेक्टली क्रैक हो जाता। क्योंकि अब देखो एंगल सी अगर 2π/3 है, तो इन अ वे ए प्लस बी मुझे पता है कि π/3 है। तो इस क्वेश्चन में एक तरह से एग्जामिनर ने हमें ए प्लस बी दे दिया और कहा कि उसके यूज से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो बी जो है वो π/3 माइनस ए है, पर इतने की नीड नहीं पड़ती। ए प्लस बी कितना है? π/3, तो उससे हो जाता है। क्वेश्चन में इसमें पता है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इन क्वेश्चंस को करने से ना ग्रेजुअली आपका फियर जाना शुरू हो जाता है, मतलब हटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार इन टर्म्स को देखते हैं तो ये वो पैटर्न नहीं है जैसा कि हमने स्कूल की कॉपीज़ में करा होता है, अपने बोर्ड्स के लिए करा होता है। पहले पहले जब हमने फॉर्मूले याद करे होते हैं तो अभी हमारा कम रिदम बना होता है, पर वो बनता जाता है ऐसे ऐसे स्टेप्स में आगे बढ़ो ना। तो आई एन डिफाइंड है, तो हमें दिया गया कि I1 इंटू IN+1 माइनस IN। तो पहला मैं काम क्या करता कि जो हमें बनाने को कहा गया है वो मैं बनाता। तो I1 क्या बन गया? सिंपली 2 cos x इंटू IN+1 विच इज सिंपली 2 cos n+1x माइनस 2 cos nx। ये टर्म को मुझे कहा गया है कि सिंप्लीफाई करके किसी एक रास्ते पे लेके आओ। तो अगर मान लो कि मैं 2 इसमें से एक कॉमन लेके बाकी बचे हुए में 2 cos a cos b अगर अप्लाई कर दूं, सिंपली कुछ और तो मैं समझ ही नहीं आ रहा। तो 2 cos a cos b क्या बन जाता है? cos a प्लस b, वो बन गया cos n+2x प्लस cos a माइनस b। तो cos a माइनस b करो तो मैं दिखता है कि सिंपली वो cos nx आ गया इस केस में, तो cos nx ये बन गई टर्म, माइनस 2 cos nx आगे है ही है, तो दिखता है 2 cos nx और 2 cos nx कैंसिल हो जाते हैं, सिंपली 2 cos n+2x आ गया विच इज़ व्हाट? IN+2। तो ये उन्होंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला। ये अगर नहीं कर पाए तो इसलिए नहीं कर पाए होगे क्योंकि टर्म देखने में लगता है कि बड़ी कोई मतलब बहुत डेंजरस सी, कोई बहुत अलग सा कुछ पूछा हुआ था। तो बस हमने जो कहा गया था उसको लिखना था, जैसे ही लिखा होता उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं था। ये कई बार हमने क्लास में भी करा हुआ है और मैंने कई बार याद भी कराया है कि हमने साइन में, कॉस में, साइन में क्यूब वाले टर्म को तोड़ना कैसे होता है। तो एक ही तरीका हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल एंगल से तोड़ते हैं, और स्क्वायर वाले टर्म को कैसे तोड़ते हैं? डबल एंगल से। तो यहाँ पे cos क्यूब πr/3, वैसे तो यहाँ पे ना बहुत सारी टर्म्स कैंसिल भी हो सकती हैं, पर चलो इस वाले में हमें क्लैरिटी है कि जो cos क्यूब x है उसको हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली cos 3x माइनस 3 cos x बाय 4 सबके बाहर है, ये एक्सप्रेशन है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे बारी बारी सिंपली यहाँ पे cos क्यूब πr/3, तो हमने इसको सिंपली जब ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करा तो ये cos क्यूब cos 3r माइनस यहाँ पे cos ये πr, ये बन गई टर्म 3πr, ये बनी एक्सप्रेशन। ये cos 3πr में 3x, तो मैंने इन जनरल यहाँ पे इस टर्म को तोड़ दिया cos 3x। तो अब जो x है वो इस केस में πr/3 है, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा cos πr माइनस 3 cos πr/3, 1/4 सबके बाहर है, वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसका मुझे समेशन करना है r = 0 से लेके 10 तक। तो अब इसमें पैटर्न नोटिस करो, जब cos 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, r को 1 डालोगे तो cos π -1 हो जाता है, cos 2π 1। तो हमें 0 से लेकर 10 तक दिखता है कि 1 -1 1 -1 ऐसे आते गए, पर एक एक्स्ट्रा आया और वो क्या आया? cos 10π विच इज़ व्हाट? 1। तो इतने पार्ट का जो आंसर बना ये तो आ गया 1। अब बाकी पार्ट को देखते हैं। तो जब इस वाले पार्ट में नोटिस करो तो इस वाले पार्ट में जब मैं इसका समेशन करूँगा तो जो cos πr/3 है 1/4 तो बाहर है ही है, इतने पार्ट का समेशन सिंपली 1 आ गया। तो -3/4, चलो अब अगर मैं एक साथ ही अगर उसको कर दूं तो -3 टाइम्स ऑफ ये लिखा क्या हुआ है, ये बना हुआ है cos π, ये बन गया cos π/3, फिर cos 2π/3, फिर cos 3π/3 विच इज cos π, फिर cos 4π/3 cos 5π/3। तो अब इसमें नोटिस करो कि जो cos π/3 और जो cos 2π/3, फिर cos 4π/3 और फिर cos 5π/3।
तो क्या हमें दिखता है कि जो cos 4π/3 है और जो cos π/3 है वो आपस में कैंसिल हो गए। cos 2π/3 वैसे आपस में कैंसिल कर दो, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। आंसर क्यों मैं डालूँ? cos 4π/3 और cos 5π/3 आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? एक cos π बचा विच इज़ -1 और एक cos फिर 6π/3 बचा विच इज़ cos 2π एक्चुअली विच इज़ 1, तो वो भी आपस में कैंसिल हो गए। तो ये भी आपस में टर्म्स कटती जा रही हैं। फिर cos 7π/3 आया, cos 8π/3 आया, cos 9π/3 आया और cos 10π/3 आया। तो cos 7π/3 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 8π/3 आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। प्लस cos 9π/3 आया विच इज़ -1, वो रह गया। और फिर आगे cos 10π/3 आया, वो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में और वो हो जाता -1/2। ये बचा बस मेरे पास, तो -3/2 इससे मल्टीप्लाई कर जाता, तो 1 - 3 इंटू -3/2 विच इज़ 9/2 और बाहर 1/4। ये बनती है अपनी टर्म। 2 + 9 11, 11/8। कहीं कोई टर्म मैं मिस कर गया हूँगा तो इसको नोटिस करना। पर एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में जो डील करने का पैटर्न था वो ऐसे बनता कि हम लोग इस टर्म को देख के, देखो अपना बिहेवियर नोटिस करना, इस टर्म को देख के पैनिक हो गए होगे कि क्या इसने, ये एग्जामिनर ने ये कैसे बना दिया, कहाँ से आ गया, हमने ऐसा करा नहीं हुआ। तो इसमें रिकॉल करो कि हमने क्यूबिक टर्म को तोड़ने का तरीका क्या बनाया था, कि इसको हम लोग ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में ले जाते हैं। फिर मैंने इस टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, cos 3x उसको अलग से तोड़ लिया, इसको अलग से तोड़ लिया। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, कोई मैं लिखने में यहाँ पे कोई गलती कर रही हूँ तो उसका आंसर बना लेना। वो भी ज़रूरी नहीं कि इन्हीं का आंसर ठीक हो, क्या पता जो हमने बनाया वही राइट हो। sin x + cos x √7/2 है, हमने tan x/2 निकालना था। तो tan x/2 निकालने के लिए हम लोग, अब बहुत रूट थे इस क्वेश्चन में, या तो हम लोग इसको सिंपली tan x/2 में क्वाड्रेटिक बना लेते, उससे भी हो जाता। पर एक्चुअली वैसे डबल एंगल से सिंगल एंगल में घुसने का जो गेट है वो cos है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम किसी तरीके से cos वाली टर्म में इसको ले जाएं तो दैट वुड हैव बीन मोर लॉजिकल। पर चलो अगर ऐसे ही ट्राई करें तो ये बन गया सिंपली 2 tan x/2, उसका नाम मैं सिंपली t रख ले रहा हूँ, और ये 1 - t² होल डिवाइडेड बाय 1 + t²। तो ये 1 + t² इधर आ जाता इंटू √7/2। ये क्वाड्रेटिक ही बनी पड़ी है तो शायद ये डायरेक्टली यहाँ से टर्म ही बन जाएगी, तो इसमें कोई स्किल नहीं, इसलिए इसको ब्रेक कर लेना। देखो इसमें ना 2 cos x + sin x अगर बराबर है 1 के, तो 2 cos x + sin x बराबर है 1 के, तो इसमें मुझे एक बात तो साफ साफ दिखती है कि अगर मैं cos को अगर 0 ले लूँ और sin को अगर 1 ले लूँ तो वो एक सॉल्यूशन है। तो मैंने एक सॉल्यूशन तो मन में ही बना लिया कि अगर cos 0 sin 1 हो तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो cos 0 डालो sin 1 डालो तो आंसर कितना आ रहा है 6। तो 6 तो आंसर होना चाहिए। तो अगर मेरे सामने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो मुझे दिखता कि इसका आंसर B गलत है, C गलत है। अगर डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज की जगह अगर कोई और ऑप्शन भी अगर होता तो फिर मैं डायरेक्टली पकड़ लेता। अभी मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। कैसे करते? 2 cos x इधर लिखा, इसको लिख लिया 1 - sin x और अब स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स। तो बन गया 4 टाइम्स 1 - सिंपली cos² x विच इज़ 1 - sin² x, और ये बराबर आ गया 1 - sin x का होल स्क्वायर के। तो एक 1 - sin x कैंसिल हो जाता, sin x का दूसरा आंसर आ जाता और वहाँ से cos x का आंसर आ जाता। पर ऑब्जेक्टिव में आता तो हम इसको तेज भी कर सकते थे। ये वाला ग्राफिकल है, ये वाला हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका रोल थोड़ा सा 12th में हम लोग जब कभी फंक्शंस करेंगे उसके साथ, तो ये मेरे से ये गलत डल गया क्वेश्चन। वैसे करना ये था कि 2 tan x और 5π/2 - 3x, इन दोनों का ग्राफ हमने एक ही ग्राफ पेपर पे बना देना था। तो 2 tan x का ग्राफ ये हुआ और 5π/2 - 3x का ग्राफ कैसा बना? वो लाइन बनी सिंपल, वो सिंपली ऐसे की एक लाइन बन जाती, कहीं यहाँ पॉजिटिव साइड पे कट करती, फिर आगे ये ग्राफ फिर से रिपीट करता। ये हो गया सिंपली, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई। तो हमें विजिबल है कि 0 से लेके पाई तक ये वाले ग्राफ ने कट करा 2 पॉइंट्स पे। उसके बाद फिर पाई से 3π/2 कट ना करता पर आगे कट कर जाता। टैन पीरियोडिक कर्व है, इसका पीरियड कितना होता है
सिंपली टैन पीरियोडिक कर्व है, इसका पीरियड है पाई। अब इसका ग्राफ ही अगर मैं फिर से अगर आगे बना दूँ तो सेम तरीके से ये आगे भी कट कर जाता इन द सेम रीजन। तो नंबर ऑफ आंसर्स इस केस में 3 बन जाते। देखो 3 क्यों बनते, ये बना, और हम लोग मैं इसी ग्राफ को अगर आगे बना दूँ तो ये नेगेटिव साइड पे ऐसा और पॉजिटिव साइड पे ऐसा, तो एक बार नेगेटिव पे और कट कर जाता। पर अगर ये बहुत डिफरेंट साउंड करा तो इसको लेके अभी वरिड ना होना, क्योंकि ग्राफ्स पे हमने बहुत ज़्यादा काम करना होता है 12th में जाके फंक्शंस के साथ। तो इसलिए ये क्वेश्चन मिक्स डल गया मेरे से, तो उसके लिए वरिड होने की ज़रूरत नहीं, ये बेकार है, ये सिंपल है, डूएबल भी था। इसमें अगर मैं सिंपली इसको टैन इसको यहाँ तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो भी हो जाता। टैन पाई कॉस एक्स बराबर है कॉट पाई साइन एक्स के, तो वहाँ से पाई कॉस एक्स डायरेक्टली बराबर हो जाता पाई/2 माइनस पाई साइन एक्स के। वहाँ से हम लोग को मिल गया पाई कॉमन होकर कैंसिल हो जाता, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्चुअली बराबर आ गया 1/2 के। ये था इसका सेंस। तो वहाँ से कॉस पाई/4 माइनस एक्स बना लो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हम जानते थे कि 1/2 है, इसको √2 से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, तो वो कॉस पाई/4 माइनस एक्स ही बन गया। ये था इसका सेंस। इसमें यहाँ पे पाई/2 माइनस भी कर सकते थे और पाई/2 प्लस भी, इसलिए 2 आंसर है। ये क्वेश्चन ना इंटरेस्टिंग है और ये पैटर्न याद रखना। देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर बराबर है 1 के, तो अब साइन भी फ्रैक्शन होता है, कॉस भी फ्रैक्शन होता है। 2 फ्रैक्शंस अगर मल्टीप्लाई करके आंसर अगर 1 दे रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल हैं कि जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, या फिर ये भी -1 हो और ये भी -1 हो। देखो साइन एक्स है और कॉस वाई है, तो वो तो हो ही सकता है, मतलब कोई हमें प्रॉब्लम तो है नहीं। साइन एक्स 1 कब होगा, 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स 1 कहाँ पे होता है, पाई/2 के ऊपर। तो x हो जाए पाई/2 और y हो जाए सिंपली 0 से 2 पाई, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो y हो जाए मान लो 0, cos 0 कितना होता है 1, और एक पेयर तो बन गया कि x पाई/2 y 0, और एक बना x पाई/2 y 2 पाई, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो, क्योंकि 2 पाई पे भी cos का आंसर 1 होता है। तो इसलिए एक पेयर बन गया x 0 x पाई/2 y 0, और ऐसे एक पेयर बन गया x पाई/2 और y 2 पाई। 2 पेयर्स तो ये बन गए। ऐसे ही sin x -1 हो जाए तो sin x -1 कहाँ पे होगा, 3 पाई/2 पे। cos y -1 कहाँ पे होगा, बस पाई पे, इन दिस इंटरवल 0 से 2 पाई। तो क्लोज ब्रैकेट नहीं है, मतलब क्लोज ब्रैकेट है, तो इसलिए 2 पाई यहाँ पे 2 आंसर्स दे गया। तो इसलिए वो एक केस बनता, x आ जाए 3 पाई/2 और y आ जाए पाई। तो हमारे पास इस केस में पेयर कितने बने, 3 आंसर है। ये था इस क्वेश्चन का सेंस। तो चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट। काम की बात क्या है कि हमने इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू बस ये देखना शुरू करना था कि जो फॉर्मूले हमें आते हैं उनको एग्जामिनर कैसे घुमा घुमा के हमें दे सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा कोई हमें पैनिक होने की नीड नहीं। जितनी क्लासेस में जो क्वेश्चंस करे, कई बार ना पहली बार में हमें वही सारे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, सेकंड बार उन्हीं क्वेश्चन को देखने पे हमें लगता है कि बहुत सिंपल है। तो अपने नाउ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज, तो रिवाइज करो। घर पे खाली बैठे हो, पुराने टॉपिक्स पकड़ने शुरू करो। कोऑर्डिनेट हमने करी, कॉम्प्लेक्स हमने करा, बाइनोमियल हमने करा, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, वो सब हमें 11th का अगर सही अगर आ जाए तो हमारी अपने आप ही डायरेक्शन फिर राइट से राइट बनती जाती है। तो इसलिए एग्जैक्टली इस सारे करे हुए काम का कंपाइलेशन मेन काम है कि हमें आ जाए। क्लास में हम सुनते हैं तो सुनने के बाद मेरे पास भी दोबारा मौका नहीं कि वो कैसे फिर से बताया जाए, पर अब वो एडवांटेज है तो उस एडवांटेज को लेने की करो। उन्हीं क्लासेस को अगर हम फिर से अटेंड करते हैं, चाहे फास्ट करो, फटाफट देखो कि वो सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो बहुत तेज़ उस पर आगे बढ़ो, पर चलो जो अभी भी करा इसको रिवाइज करो।